साथियों नमस्कार। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे बांस के बारे में, बांस की खेती के बारे में। तो हालांकि साथियों बांस की खेती के बारे में थोड़ी विस्तृत जानकारी मैं आपको इसके अगले पार्ट में दूंगा। आज हम इस वीडियो में ये जानेंगे कि बांस के बारे में कुछ तथ्यों और जानकारी को इसके अंदर हम जानेंगे कि आने वाले दिनों में इनकी वजह से उसका भविष्य क्या रहेगा। यदि हम उसकी खेती करेंगे तो हमें कुछ उसका रिटर्न मिल पाएगा या नहीं मिल पाएगा, इसका आकलन आप इन बातों से और तथ्यों से लगा पाएंगे तो उसकी खेती करना आपके लिए आसान हो जाएगा। तो साथियों कुछ चीज़ें मैं बांस के बारे में आपके सामने रखना चाहूँगा। साथियों सबसे पहली बात तो जो आपके सामने मैं दृष्टिगत रखना चाहूँगा कि जनवरी 2018 से केंद्र सरकार ने बांस को पेड़ की श्रेणी से हटा दिया है। हालांकि ऐसा सिर्फ निजी ज़मीन के लिए किया गया है। जो जंगल या फॉरेस्ट की ज़मीन पर बांस है उनको ये छूट नहीं है, वहाँ पर यह कानून फॉरेस्ट एक्ट लागू रहेगा। ये जो वन कानून है वो लागू रहेगा। अतः सरकार ने किसानों की आय बढ़ाने के उद्देश्य से बांस को काटने और बेचने के नियमों में काफ़ी सरलीकरण कर दिया है, जिससे कि अब बांस की खेती करना और उसे मार्केट में बेचना काफ़ी आसान हो गया है। दूसरा, बांस की खेती करने वाले किसानों को NBM यानी कि नेशनल बेम्बू मिशन और स्टेट बेम्बू मिशंस की तरफ से केंद्र सरकार और राज्य सरकार उसे प्रोत्साहित कर रही है और उन्हें आर्थिक सहायता और सब्सिडी भी दी जा रही है। तीसरा साथियों, ये जो बेम्बू होता है, बांस होता है, ये जो स्टील इंडस्ट्रीज़ है जो कि स्टील बनाती है उन्हें काफ़ी कोयला प्रयोग में लेना होता है। तो एक अध्ययन में ये पाया गया है कि जो बांस की जलने की क्षमता और उसकी जो ऊर्जा निकलती है यानी जो ताप निकलता है, टेम्परेचर, वो कोयले से काफ़ी अधिक होता है। यानी इसे कैलोरीफिक मापक के रूप में मापा जाता है तो वो 4000 पाया गया है। और दूसरा, कोयले से ये प्रदूषण भी कम करता है। उस वजह से भी आने वाले दिनों में किसानों के लिए बांस की खपत और उसका मार्केट इजीली अवेलेबल हो सकता है। कुछ अध्ययनों में ये पाया गया है कि कुछ स्टील इंडस्ट्रीज़ के लिए 40 से 50 हज़ार टन प्रतिदिन कोयले की आवश्यकता होती है। बांस सबसे तेज़ी से बढ़ने वाला पौधा होता है साथियों। बेम्बू की कुछ प्रजातियां एक दिन में 3 फीट तक भी बढ़ सकती है। इसको ऑन एन एवरेज 30 मिलीमीटर से 300 मिलीमीटर तक की इसकी ग्रोथ आंकी गई है। यदि बांस को पर्यावरण की दृष्टि से देखें तो ये अपने समकक्ष पौधों से 35% ज़्यादा ऑक्सीजन देते हैं। उस वजह से पर्यावरण में भी काफ़ी अच्छा अपना योगदान देते हैं। इसे 2 से 5 साल में हार्वेस्ट किया जा सकता है, यानी काट कर बेचा जा सकता है। ये अपने अन्य हार्ड वुड यानी कि जो मजबूत लकड़ी वाले पेड़ों की तुलना में, जिसमें कि समय ज़्यादा लगता है, उनकी तुलना में ये जल्दी कट कर बिकने लायक हो जाता है, यानी काम में आ सकता है। तो किसान को ज़्यादा समय तक, ज़्यादा वर्षों तक इंतज़ार नहीं करना पड़ता है। साथियों जो भी भूमि गैर उपजाऊ हो जाती है, यानी बंजर भूमि में भी बांस को उगाया जा सकता है। ये वहाँ भी ग्रो कर सकता है और उस भूमि के उपजाऊपन में भी बढ़ोतरी कर सकता है। बांस को प्लास्टिक को रिप्लेस करने का सबसे अच्छा माध्यम माना गया है, यानी बांस अब प्लास्टिक की कई चीज़ों को रिप्लेस कर रहा है। जैसे कि उदाहरण मैं आपके सामने रखना चाहूँगा कि हम ऑन एन एवरेज एक साल में एक व्यक्ति 4 प्लास्टिक के ब्रश यूज करता है। और अगर इसे अपनी जनसंख्या से कैलकुलेट करें तो आप कल्पना कर सकते हैं कि कितने प्लास्टिक के ब्रश होते हैं। और वो ब्रश कहीं ना कहीं अपने पर्यावरण में, नदी नालों में पड़े रहते हैं, जो कि पर्यावरण के लिए घातक होते हैं। अतः उन्हें भी आप इस बम्बू प्रोडक्ट्स के माध्यम से, आजकल जो टूथब्रश बन रहे हैं उससे रिप्लेस किया जा सकता है। और इसके कई सारे प्रोडक्ट्स भी और बन रहे हैं, जैसे कि कुछ कटलरी है, डिस्पोजल आइटम्स है, स्ट्रॉज है, आजकल बम्बू की बोटल्स भी आ गई है, बांस की बोटल्स भी आ गई है, टिफ़िन आ गए हैं, टिश्यूज़ आ गए हैं। अतः प्लास्टिक को रिप्लेस करने का ये काफ़ी अच्छा माध्यम हो सकता है। और राज्य सरकारों और केंद्र सरकार का आजकल प्लास्टिक को बैन करने पर, जिसे रिसाइकिल नहीं किया जा सकता है, ऐसे प्लास्टिक को बैन करने में लगी है। अतः स्वाभाविक रूप से आने वाले दिनों में इस तरह से यदि बेम्बू उन्हें रिप्लेस करेगा प्लास्टिक को, तो बेम्बू के कल्टीवेशन और उसकी फार्मिंग को सरकार काफ़ी अच्छे से प्रमोट करने वाली है। क्योंकि साथियों एक अध्ययन में पाया गया है कि बांस को डिकम्पोस्ट होने में 3 महीने से कुछ वर्ष लगते हैं परिस्थितियों के हिसाब से, और वहीं प्लास्टिक को डिकम्पोस्ट होने में 300 वर्षों से 1000 वर्ष भी लग सकते हैं। यानी तब तक वो प्लास्टिक कहीं ना कहीं अपने पर्यावरण में पड़ा ही रहता है। साथियों एक अन्य अध्ययन में पाया गया है कि बांस को स्टील से भी, यानी इस्पात से भी मजबूत आंका गया है।
यानी जो इसकी मजबूती को आंकने का एक मापक होता है, उसकी टेंसाइल स्ट्रेंथ जो होती है उसके यानी कि बिना टूटे या फ्रैक्चर हुए किसी वजन को उठाने की क्षमता को टेंसाइल स्ट्रेंथ कहते हैं। उसमें भी बम्बू को यानी बांस को स्टील से ज़्यादा आंका गया है उसकी क्षमता को। एक अन्य अध्ययन के मुताबिक बांस को सेल्फ सफिशिएंट यानी कि इसे इतनी अधिक देखरेख की ज़रूरत नहीं पड़ती है और ये लो मेंटेनेंस और कम देखरेख में भी आसानी से इसे उगाया जा सकता है, इसकी खेती की जा सकती है। यानी कि विपरीत परिस्थितियों में भी बांस के उगने की क्षमता को काफ़ी अधिक आंका गया है। एक उदाहरण मैं आपके सामने रखना चाहूँगा कि हिरोशिमा पर जब परमाणु बम से हमला हुआ था तो उसके बाद वहाँ उगने वाली कुछ पौधों की प्रजातियों में से बांस भी एक था। और बांस में साथियों एंटी फंगल और एंटी बैक्टीरियल प्रॉपर्टीज़ भी होती है। साथ ही बांस की कुछ प्रजातियों को कुछ क्षेत्रों में खाया भी जाता है, उसमें काफ़ी अच्छे न्यूट्रिएंट्स भी पाए जाते हैं। यह पाया गया है कि जहाँ पे भी बम्बू की खेती हो रखी है या फिर बम्बू बांस प्राकृतिक रूप से उगे हुए हैं, वहाँ बाढ़ नियंत्रित रहती है, बाढ़ का खतरा कम रहता है और मिट्टी कटाव से भी ये रोकता है। और बांस का जो बाज़ार भाव है साथियों वो करीब 2500 रुपये से 4000 रुपये तक प्रति टन आंका गया है। यानी कि 1 एकड़ में जो भीमा बांस और कुछ अन्य प्रजातियों के उन्नत किस्म के बांस होते हैं वो 200 टन प्रति एकड़ तक भी उत्पादन देता है। और यदि ऑन एन एवरेज यदि अपन 3000 रुपये प्रति टन का भाव भी पकड़े तो लगभग 6 लाख रुपये तक आमदनी 1 एकड़ में 2 से 3 वर्षों में किसान को हो सकती है। तो साथियों ये कुछ बातें और फैक्ट्स मैंने आपके सामने रखे। तो आने वाले एक वीडियो में हम इसकी खेती के बारे में थोड़ी विस्तृत जानकारी मैं आपको दूंगा और उसके बारे में भी हम लोग डिस्कस करें। धन्यवाद साथियों। वीडियो यदि आपको अच्छा लगा हो तो अपने साथियों को अवश्य फॉरवर्ड करें और मिलते हैं जल्दी ही अगले वीडियो में। सर्वे जना सुजना भवन्तु, सर्वे सुजना सुखिना भवन्तु, स्वस्थ।